नमस्कार, आप ललन टॉप देख रहे हैं। ये एक और मास्टर क्लास है। हम लोग कर्नाटक में हैं। कर्नाटक में जो राजधानी है बेंगलुरु, वहाँ पे कई धांसू इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे हमारे देश के सबसे टॉप स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और उनके गुरु आप सोच लीजिए कितने टॉप होंगे। तो ऐसे ही गुरु जी से हमने आपको एक पिछले एपिसोड में मिलवाया था जब हमने आपसे नंदिनी और अमूल के वॉर के बारे में, जो पॉलिटिकल वॉर चल रहा है इन दोनों ब्रांड्स को लेकर, उस पर बात की थी। आज हम आपसे बात करेंगे कि क्या किसान संगठनों के ज़रिए एक फ़ायदेमंद सौदा हो सकती है। एक टर्म आपने सुना होगा, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। वो कैसे काम करता है? जो आप कोई किसान देख रहा हो या किसान परिवार से जुड़ा हो, वो इससे कैसे जुड़ सकता है, अपने एफपीओस कैसे बना सकता है और उसमें लाभ कैसे हो सकता है, ये समझने की बात है। और ये बातचीत समझने के लिए हमारे साथ आईएम का कैंपस, आईएम बेंगलुरु का, जहाँ पे हम बैठे हैं, बहुत खूबसूरत कैंपस, वहाँ पे हमारे साथ प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री हैं जो आईएम के स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए कुछ कोर्सेज पढ़ाते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्स पढ़ाते हैं। इसके अलावा हिंदुज़म और वर्ल्ड रिलीजन्स पे भी कोर्स पढ़ाते हैं। आप लोगों ने किताब वाला में प्रोफेसर शास्त्री को देखा, सुना और सराहा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मास्टर क्लास में। सबसे पहले तो ये टर्म समझा दीजिए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? तो हमारा जो इसका जो डेफिनेशन है कि आप कोई भी संस्था चालू करिए तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, और जिसका असली में जो उसका प्रभाव होगा कि समाज का भला हो, दैट इज अ सोशल एंटरप्राइज। हम उस डेफिनेशन के आधार पर कोर्स को पढ़ाते हैं। पर ये थोड़ा सा वेग लग रहा है सुनने में, मेरी समझ की कमी है। ये पीछे ईंटें लगी हैं, मेरा भट्टा है जिसमें मैं ये ईंटें बनाता हूँ। अब ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। तो एक जो विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है कि अगर मैं कोई भी कंपनी चालू कर दूं और उसमें 50 साल लोगों को मैंने नौकरी दिला रहा हूँ तो समाज का भला हो रहा है। मानते हैं उस बात को, बट इस कोर्स के मतलब नज़र से हम कह रहे हैं कि इसका होना चाहिए कि भाई गरीब लोग, पीड़ित लोग, शोषित लोग, उनका भला होना चाहिए। तो इट कुड बी थ्रू प्रॉफिट। जैसे आप गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें शायद आप फीस नहीं लेते हैं, तो वो भी एक सोशल एंटरप्राइज है, मगर उसमें फॉर प्रॉफिट नहीं है, आप डोनेशन पे चलाते हैं। आप किसान संगठन है जैसे हम कर रहे हैं, वो भी एक सोशल एंटरप्राइज है, मगर उसको मुनाफा कमाना है। क्यों कमाना है? क्योंकि गरीब आदमी को मुनाफा कमा के ही उसके इनकम बढ़ेगी। तो कोई भी तरीका हो, बट समाज। तो मैं एक ऐसा ईंट भट्टा चलाऊं जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका ओनरशिप में थोड़ा सा स्टेक हो, चाहे 0.5% का हो, और जब वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ की वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी हो, उनके बच्चों के लिए मोबाइल बैन के जरिए, अगर वो माइग्रेटेड फैमिलीज हैं, शिक्षा की व्यवस्था हो, तो मैं सोशली ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर ऐसे लोग हैं तो फिर हमको समाज सेवा की करने की जरूरत ही नहीं है। तो आईएम में जब ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स पढ़ाया जाता है तो किस तरीके के केस स्टडीज होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं? अगर भारत के हम कुछ उदाहरण बता सकें। एक तो हम जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बड़े पैमाने पे काम कर चुकी हैं, जैसे अमूल है, हाँ, कि 4 लाख 40 लाख किसानों का भला गुजरात में ही किया, इत्यादि। यहाँ कर्नाटक में नंदिनी हो रहा है। तो बड़े पैमाने पे जो काम हुआ उसके बारे में बात करते हैं। और कुछ हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अपना जो किसानों का संगठन है उसके बारे में भी बात होती है, एडीआर के बारे में बात होती है। और जो एडीआर इज अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल हमारे डेफिनेशन में बिल्कुल है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा, वैसे तो हमने सोचा था कि हम अलग से करेंगे, बट लेट्स क्लब द टू। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हम लोगों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए सबसे पहले एक ऐसी संस्था होती थी जो हमें मेल भेजती थी अब से 15-20 साल पहले से। बिल्कुल। और उसमें बताती थी कि ये जो कैंडिडेट्स ने चुनावी हलफनामा दाखिल किया है उसमें इतनों के ऊपर ये मुकदमे, इनकी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी थी। ये एडीआर का एक काम है। एक काम ये है। हाँ, और क्या क्या काम करता है एडीआर? दूसरा है, जैसे यू आर वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एडीआर। एक्चुअली आई एम द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ एडीआर। हाँ, ये जब मैं आईएम अहमदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर था या प्रोफेसर बन गया था, तब तक तो मेरे ऑफिस में चालू किया था। तो कैसे ख्याल आया ये एडीआर का? ख्याल ऐसे आया कि हमने कहा कि भाई हमारे देश में बहुत समस्याएं हैं, इसका जड़ क्या है, मूल आधार क्या है। तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक सबसे जो पावरफुल फोर्स है हमारे कंट्री में वो है पॉलिटिकल। और अगर वही भ्रष्ट है तो देश का उद्धार कैसे होगा? तो सबसे पहले हमको राजनीति, चुनाव, डेमोक्रेसी इत्यादि, गवर्नेंस, इसके ऊपर काम करना चाहिए।
तो इसीलिए आइडिया मिला। और तब उसके पहले क्या था कि बड़े बड़े स्कैम होते थे हमारे देश में। तो राजीव गांधी जी के खिलाफ बोफोर्स का स्कैम था, फिर लालू प्रसाद के खिलाफ फॉर्डर स्कैम था। ये सब लेट 80s 90s की बात है, जयललिता इत्यादि। तो मैंने कहा यार ये सब तो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे और इनके खिलाफ ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश का भला होगा। तो इसीलिए इस सोच से हमने कहा कि पहले जो उम्मीदवार हैं और राजनीतिक दल हैं उनका सुधार के ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। तो ऐसे हमने एडीआर शुरू किया। और फिर एडीआर ने किस तरह के रिफॉर्म्स लेके तो आए? हमारे हाथ पे ना पैसा है ना औजार है। तो हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक आम नागरिक, आपके पास, हमारे पास, इनके पास एक अधिकार है कि भाई मैं इस भारतवर्ष का एक मैं नागरिक हूँ और सिटीजन राइट्स हैं। तो उसमें क्या हमने बोला कि भाई पहले पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं किसको वोट दे रहा हूँ, उसके खिलाफ दफ़ा 302 या कौन से मुकदमे चल रहे हैं। तो वी वेंट टू कोर्ट। हम कोर्ट में जाके पूछा कि एज ए सिटीज़न, एज ए नागरिक, एज ए मतदाता हमारा अधिकार है कि हम ये पहले जाने कि हम किसको वोट दे रहे हैं, वो कितने पानी में है, इसके पास कितने संपत्ति है, कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितना पढ़ा लिखा है इत्यादि। तो कोर्ट ने उसको मान लिया। तो हमने कहा इसको फिर हम पहले देश भर में फैलाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रक्चरल कुछ इश्यूज हैं, जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस है, 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। तो हमने कहा कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से पारदर्शिता खत्म हो रही है कि किसी को मालूम नहीं किसने किसको पैसे दिए। बैंक बता नहीं रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज डिस्क्लोज नहीं करती हैं, उनके पास चंदा आ जाता है कॉर्पोरेट से और हम वो कोरिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। अमुक राजनीतिक पार्टी को जो इतना सारा चंदा मिला वो किनसे मिला, उसके पीछे उनका लाभ क्या था, या कहीं उनको प्रकारांतर में लाभ तो नहीं पहुंचाया गया। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने बात सही कही कि जो हमारे जो पॉलिसीज हैं, कानून हैं, गवर्नमेंट की नई स्कीम है, वो केवल जनता के हित के लिए बन रही हैं कि जिसने उनको इलेक्शन में पैसा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, उसके हित में बन रही है। तो जब हमको पता चलेगा कि भाई फलाने कंपनी ने 500 करोड़ 5000 करोड़ दिया है और बाद में पता चला कि गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम निकाला है और उसका फायदा इस कंपनी को हो रहा है, तो लोग समझ जाएंगे। तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है इसमें, ट्रांसपेरेंसी। तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लड़ाई किस स्टेज में है, कितने आर्ग्यूमेंट्स हो रखे हैं कोर्ट और में सरकार का, और आप लोगों का क्या कहना है? माननीय रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस है, तब हमने डाला था एडीआर ने। हाँ, 6 साल हो गए हैं। अभी उन्होंने उसको एडमिट किया है। तो अभी उन्होंने मतलब कभी कभी एडमिट भी नहीं करते हैं, कहते कि भाई नहीं ये केस हम नहीं सुनेंगे। एडमिट करके 6 साल हो गए हैं। 1-2 तारीख उन्होंने दिए थे, मगर उसका एडजर्नमेंट होता है हमारे देश में, तो एडजर्न हो गया था। अगला तारीख। नरेंद्र मोदी सरकार की क्या दलीलें हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के डिफेंस में? उन्होंने ही तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, वही इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, अरुण जेटली के टाइम पे हुआ था, अरुण जेटली के फाइनेंस मिनिस्टर। तो दे आर अगेंस्ट इट, वो तो हमारे खिलाफ है। उनके तर्क क्या है? अभी कोर्ट में दलीलें नहीं आई उनकी। तर्क अभी नहीं आए हैं, वो देंगे, मगर वही हैं जो पहले से कह रहे हैं कि भाई इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जब तो हम कह रहे हैं कि घटेगी। वो कह रहे हैं कि इससे ब्लैक मनी हट जाएगी। अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं इधर उधर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लैक मनी खत्म हो गया है। लोगों को वही दारू, मुर्गा, साइकिल, लैपटॉप, मोबाइल बट रहे हैं, प्रेशर कुकर। तो ब्लैक मनी तो कहीं नहीं खत्म हुआ। तो उससे ब्लैक मनी नहीं खत्म होगा, मगर वो कह रहे हैं कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। तो मगर ये ओपन एंड शट केस है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बैठी हुई है, क्योंकि उनको अगर वो उसको गौर से सुने तो मेरे ख्याल से तो एक ही उसका सरकार का फैसला पलट जाएगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि मतदाता जो सिटीजन है उसका एक फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि नागरिक होने के नाते वोट डालने के पहले उसको उसके लिए वोट डालने के लिए जो जो जानकारी या इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है। कल मैं शाम को जो हाई कोर्ट के बाहर मेट्रो स्टेशन है, बारिश शुरू हुई, हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, बात कर रहा था कुछ लोगों से। तो एक ने कहा कि सर मेरा तो कंसर्न, मैंने पूछा आपका क्या है इशू? बोले मुझे फ्रीबीज से दिक्कत है, आप गरीबों के लिए करिए। वो बोले फ्रीबीज में समझ में नहीं आता कि मान लीजिए एक पार्टी कह रही है कि मैं पावर में आई तो स्कूटर या साइकिल या कंप्यूटर दूंगी। अब क्या कोई कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी उनको फंड कर रही है इलेक्शन में, अंडर द टेबल और ओवर द टेबल, विद दिस प्रॉमिस कि जब आएगा तो कंप्यूटर का वो जो ठेका है या बाइक का ठेका है
ई बाइक उठेगा वो मुझे ही मिलेगा, बिल्कुल, है ना। तो वो फिर एक बल्क में आपके अंदर एक पॉलिटिकल कैपिटल डाल रहे हैं अपनी। बिल्कुल। तो एक तो तरीका है जिसमें एडीआर बहुत सारे लिटिगेशंस करता है, तो उनके फिर कुछ, जैसे इस पे तो अभी फैसला नहीं आया, कई ऐसे भी होंगे जिसमें डिसीजन आए होंगे और जिससे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए होंगे। सबसे पहले जो हमारा लैंडमार्क जजमेंट था वो 2002 में, कि हर एक उम्मीदवार एक एफिडेविट के तौर पे नॉमिनेशन पेपर के साथ जनता जनार्दन को बताएगा, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर को एफिडेविट में लिखेगा कि मेरे खिलाफ क्या मुकदमे चल रहे हैं, मेरे कितनी आस्ती है, कितनी संपत्ति है, मेरे खिलाफ कितने लोन्स हैं, मैं कहाँ तक शिक्षित हूँ, ये सब जानकारी उनको देनी। ये 2002 के पहले नहीं था। नहीं, ये एडीआर का सबसे पहले पिटिशन था और उसका भी बहुत विरोध हुआ पार्लियामेंट में। उन्होंने उसका इस जजमेंट को रद्द करने के लिए कानून पास किया। उस कानून के खिलाफ हम फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पिटिशन पे कहा कि ये जो कानून का बदलाव हुआ है वो गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको हटा दिया। फिर जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, तो इन लोगों की क्या दलील थी? अगर मैं एक वोटर के तौर पे जानूं कि इस उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमे कैसे हैं, संपत्ति इसकी जायज़ कितनी है, तो इस पे उनको ऑब्जेक्शन क्या था पार्लियामेंट को? तब तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी। बिल्कुल सर, हम एक बात समझ लें कि जो भी लीडर्स हैं वो भी एक तरीके से प्रिजनर हैं, बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके पीछे पूरी पार्लियामेंट है, उनकी पार्टी है, उनके गठबंधन के तमाम दल हैं इत्यादि। तो हाँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में ही हुआ था। एक सेकंड। हाँ जी, तो आप लोग दोबारा कोर्ट गए और फिर? हाँ, हम उसको जीत गए। फिर जैसे हम आरटीआई के अंडर हमने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो पाई का हिसाब है, उनके जो अकाउंट्स और फाइनेंसेस हैं, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। वो हम जीते। सो दे डिक्लेयर्ड कि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई एक्ट के अंदर आएंगे। उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बिल पास कर दिया। फिर हमने पता किया कि जैसे कानून में अब एनजीओस अगर गलती से एक पैसा इधर से उधर फॉरेन फंडिंग ले ले तो उनका एफसीआरए कैंसिल हो जाता है। बट कानून कहता है कि राजनीतिक दल जो हैं वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस ने लिया है, तो उसका भी हमारा केस चल रहा है, क्योंकि वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करवाएंगे। तो देयर इज अ केस ऑन एफसीआरए। फिर ये वीवीपैट के ऊपर इतने सारे हमको इन्फॉर्मेशन मिला देश भर से। क्या मिला वीवीपैट पे? कि पेपर ट्रेल होना चाहिए। अब जैसे अभी गुजरात में जब चुनाव हुआ था तो कई जगहों से, और आपकी मीडिया ने भी बहुत उसको दिखाया, कि कई ऐसे बूथ्स थे कि 1 घंटे में कुछ 1000 वोट डल गए। तो हो ही नहीं सकता। कैसा हुआ? उसका पेपर ट्रेल नहीं है। और तो हम, वो भी हमारा एक केस चल रहा है। फिर ये ऐसे हमारे 5-6 केसेस हैं। अभी हमने पिछले महीने केस जीता था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन है, 3 इलेक्शन कमिश्नर, उनको अपॉइंट कौन करेगा। तो अभी तक जो चल रही है कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब उसको डिसाइड कर लेंगे। अभी वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, वो तीनों मिल के तय करेंगे। कि क्योंकि अंपायर जो होता है, रेफरी जो होता है क्रिकेट मैच में, अगर वो किसी एक पार्टी के पक्ष में हो तो वो क्या अंपायरिंग करेगा वो। तो इलेक्शन कमीशन अंपायर है, तो इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होना चाहिए, फ्री एंड फेयर के लिए वी हैव टू हैव 3-4 लोगों की कमेटी बन गई। तो वो भी हमारे पीआईएल में बनी। तो ऐसे हमारे जो भी हमारे मुद्दे हैं, अभी 8-10 केस हैं हमारे में। सो यू डू लिटिगेशन फॉर द रिफॉर्म्स एंड देन यू डू डेटा क्रंचिंग जो आ रहे हैं, फिर हलफनामे। और जैसे कल हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, May 3 को, उसमें सारे जो आंकड़े हैं सारे उम्मीदवारों का, कर्नाटक में सारे पार्टियों का, किस पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर कितने मुकदमे, कितनी संपत्ति। ये तो एडीआर तो करती है। और अभी हम थोड़ा स्टेट लेवल पे भी, जिला लेवल पे भी ये जानकारी अपने वॉलंटियर्स और साथियों के साथ जनता तक पहुंचा रहे हैं। और हमारी एक रणनीति रहती है कि जैसे अब हम कर्नाटक में हैं तो हम कन्नड़ा में प्रचार ज़्यादा होगा, लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन। ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, तो मैं बोल लेता हूँ कन्नड़ा, समझ लेता हूँ पूरा। इधर आके सीखना पड़ा, क्योंकि लोगों के साथ जुड़ के काम करना है तो उनकी भाषा में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इंटरेस्टिंग। फंडिंग कैसे होती है एडीआर अगर एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसे कैपिटल भी चाहिए होती होगी? चाहिए। तो मैं हमें जैसे
अब आपके यहाँ मित्र बैठे हुए हैं, इस टाइप के हमारे बहुत ही टैलेंटेड 28-30 यंग लोग हैं आइडियलिस्टिक, जो दिल्ली में बैठे हैं और काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी इधर उधर के अच्छे डिग्री वगैरह ले रखे हैं, तो उनको तनख्वाह तो देनी पड़ेगी, वो तो अपना आइडियलिज्म के अंडर में सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उनकी तनख्वाह के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब कहाँ से मिलते हैं? बहुत ही भिक्षाम देही, तो भीख मांग के लेते हैं कहीं इधर उधर से। अलग अलग फाउंडेशन कहाँ से, मतलब? हाँ, क्योंकि जब हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप समझ रहे हैं तो हमें उसकी मॉडलिंग भी समझनी होगी ना उसकी। तो हाँ, ये जो फंड रेजिंग का जो दायित्व है 90% मेरे ऊपर ही है। तो मैं क्या, हम डोनर्स के पास जाते हैं, पर्सनली मिलते हैं उनको। अब एडीआर का तो अलग हो गया है कि एवरीबॉडी नो, सब जानते हैं एडीआर के बारे में, तो कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है। बट पिछले 5-6 सालों से कोविड के बाद बहुत ही टाइट सिचुएशन है। मैं तो कहता हूँ जनता को, अगर आप सोच रहे हैं कि एडीआर अच्छा काम कर रही तो 10 रुपये भेज दीजिए, आपको रसीद मिलेगा, और हम नहीं, देश आपके लिए विल बी ग्रेटफुल टू यू। तो अगर पब्लिक पैसा देगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ 1 or 2 डोनर्स। दैट इज व्हाट आई बिलीव इज। बट हम उस लेवल पे अभी पहुंचे नहीं हैं। जो किसानों का आनंदपुर और उसके आसपास के जिलों में प्रयोग हो रहा है, वो भी एक किस्म की सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल, बताइए जरा उसके बारे में। अभी FPOs आपने क्या कहा हैं, था कैसे कि काम उदाहरण के साथ बताऊं तो ज़्यादा अच्छा है। जी सर। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले रमना रेड्डी। रमना रेड्डी, हाँ। हाँ, तो रमना रेड्डी अभी 15 साल के बाद वहाँ का जो एफपीओ है उसमें 25,000 लोग हैं, उसका वो अध्यक्ष बन गया। कहाँ पे है? अनंतपुर में, आंध्र प्रदेश। हाँ, कल ही गया था मैं वहाँ पे, आपको भी मालूम है, शिवम के साथ गया था। तो वो क्यों कर रहे हैं काम, उनकी क्या हालत है? अब छोटे से मध्यम वर्गीय किसान हैं, कॉलेज नहीं पढ़े थे, बेटों को पढ़ाया। उनका एक बेटा यहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ाता है, काम करता है, और उनकी जो बहू है वो इन्फोसिस में काम करती है, और एक लड़का वहीं पे बिजनेस कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम इसमें इतना टाइम क्यों देते हो? कि निःशुल्क काम करता है। कहता सर इससे 10 लोगों का भला होगा। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि उन्होंने 2.5 एकड़ की एक ज़मीन ले ली, सब किसानों का संगठन बनने के बाद उनमें उनका जो मुनाफा था उससे उन्होंने खरीदी। और ये रमना रेड्डी का गांव वहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, 10 साल 15 साल पहले की बात है। तो वो उधर आके पेड़ के नीचे सोता था और हैंडपम्प से पानी लेके नहाता धोता था। 2 महीने वहाँ रहा और उसने वो पूरी मिल को खड़ी कर दी। मैंने उसको पूछा यार तूने ये काम क्यों किया? कहता सर మీకు మాట ఇచ్చాను, मतलब कि मैंने आपको वादा किया था इसलिए मैं कर रहा हूँ। ऐसी उसकी एक भावना है कि भाई मुझे अपने समाज। प्रोफेसर शुरू से शुरू करते हैं ये अनंतपुर वाले ही मॉडल को लेकर, ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, कैसे वो बिल्ड ऑन हुआ? अभी हम एकदम रमना रेड्डी में उसमें पहुंच गए कि कुछ बन गया, तो बिल्कुल बेसिक, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो देख रहे हैं। तो सबसे पहले कैसे शुरू हुआ कि मुझे लगा कि भाई जो हमारे देश की जनता है उनके लिए कुछ करना चाहिए, बचपन से था मुझे। फिर मैंने सोचा ऐसा कौन सा वर्ग है बड़े पैमाने पे, तो 2 हैं, एक है किसान और दूसरे हैं जो लैंडलेस लेबर, मजदूर, भूमिहीन मजदूर। भूमिहीन मजदूर। तो भूमिहीन मजदूर के बारे में मैंने काफ़ी सोचा, मगर मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। मगर किसानों के बारे में समझ में आया। तो मैंने क्या किया कि पहले डॉक्टर कुरियन को मिला, तब वो जिंदा थे। फिर मैं 1 साल छुट्टी लेके गांव-गांव घूमा। यहाँ आईएम से छुट्टी लेके? मैं तब अहमदाबाद में पढ़ाता था। हाँ। तो मैं गांव-गांव घूमा। कहाँ घूमे आप? इत्तेफाक से अपने मातृभूमि में आंध्र प्रदेश में घूमा, और फिर थोड़ा बहुत राजस्थान, केरला, मध्य प्रदेश वगैरह भी गया, बट ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में। तब आंध्र प्रदेश एक होता था। ठीक है। तो मेरा मकसद ये था कि पहले समझूं कि छोटे किसान की हालत क्या है, मगर उससे बात करके समझूं। ये नहीं कि जो आईएम के प्रोफेसर बोल रहे हैं या किताबें बोल रहे हैं या आंकड़े बोल रहे हैं, उससे मैं खुद समझूं। फील्ड ट्रिप 1 साल का। तो मैं गांव-गांव जाके लोगों से बात करता था। तो मुझे 3-4 चीज़ें समझ में आई कि हमारे इंडिया में कई किसानों के पास जो ज़मीन है वो सिंचित नहीं है, नो वाटर, तो इंद्रदेव के ऊपर आधार है, और कई जगहों पे पानी का अभाव है। तो उससे क्या होता है कि 1 साल फसल आती है, 1 साल फसल नहीं आती है, कभी फसल बर्बाद भी हो जाती है। दूसरा क्या है कि वो कर्जे में है, दलाल, साहूकार इत्यादि उनके
कब्जे में, क्योंकि उनके ऊपर बड़े बड़े कर्जे हैं। हम्म, फिर मैंने देखा कि जो वो उनका जो भी फसल आता है उसका उचित दाम उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दलाल लेके चले जाते हैं। अब उसमें से निकलना वो अकेले नहीं निकल सकता है। तो फिर मैंने सोचा संगठन बनाते हैं, और संगठन के माध्यम से पहले दलालों को हटाएंगे, फिर जैसे दाल है, तुअर का तुअर दाल बनाएंगे, मूंगफली है तो मूंगफली का छिलका निकाल के उसके दाने निकालेंगे, उसका तेल निकालेंगे। इस टाइप की चीज़ें हमने शुरू कर दी। किसानों का संगठन, और उसके बाद जो उनकी उपज है उसको सीधे बेच देना है या उससे कुछ प्रोडक्ट बनाना है, यही कह रहे हैं बस, आप? और ये बिचौलिया और जो दलाल हैं उनको हटाओ सबसे पहले। पर उन किसानों को कन्विंस और ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए? उसके लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि शुरू में मैं गया तो किसी ने नहीं सुना। मैं बताऊं, पहले 4 साल अनंतपुर में ही कुछ नहीं हो रहा था, मतलब कुछ होता था, 5, 10, 50 किसान। तो मैंने सोचा यार इसको बंद कर दूं क्या, कुछ हो तो नहीं रहा यहाँ पे। फिर मैंने कहा कि 1 साल और ट्राई करते हैं। तो 1 साल में वो ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो गया। क्या हुआ ऐसा उस साल में? वही मैंने ऐसा क्यों हुआ, तो हमारे तब तक कार्यकर्ता थे, उनसे पूछा। तो मैंने कहा यार ये कौन सा गाँव है जहाँ पे 40 लाख का माल आया? कहते हैं सर ये है फलाना गाँव, वेंकटगिरी पाल्यम, वीजी पाल्यम। तो मैंने कहा वहाँ जाता हूँ मैं। तो वहाँ गया, तो मैंने कहा यहाँ के अध्यक्ष कौन है? अभी भी हैं, वो है अश्वत्थ नारायण रेड्डी। वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और किसान भी हैं। तो मैंने कहा कि क्या है, इनकी वजह से हो रहा है, क्या है? तो मैं जाके गांव में बैठा और उनके साथ गांव में घूम रहा था। तो उनका एक सेंटर था जहाँ पे गांव के सारे किसान लाके अपना माल डालते थे संगठन में। तो मैंने कहा ये क्या करते हैं, मैं जाके देखूँ। तो अच्छी तरह से नहा धो के, धोती पहन के वहाँ जाके बैठ जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, बैठे रहते थे। बाकी 2-3 कार्यकर्ता, मतलब वही गाँव के, वो मतलब उसका नाप तोल करना, उसको रसीद देना, वो सब वो कर रहे थे। और कुछ मजदूर लोग भी थे जो इधर से उधर वो जो करते हैं। तो मैंने कहा यार ये कुछ कर तो नहीं रहा है अश्वत्थ नारायण रेड्डी, मगर यहाँ पे 40 लाख का हो गया। फिर मैं उनके घर गया, कई बार गया हूँ, उनसे बात की। तो मैं सोचता रहा, फिर मेरे को अचानक क्लिक हुआ, लोगों को उनके ऊपर भरोसा है, दे ट्रस्ट हिम। तो इसका मुझे प्रूफ मिला 10 दिन बाद। बगल वाले गांव में मैं गया, वहाँ पे यही चर्चा शुरू वाली बात है कि भाई आप लोग संगठन बनाइए। बड़ी चर्चा हुई, क्यों बनूं, क्यों, मेरे को इसमें क्या फ़ायदा होगा, ये सुन ही नहीं रहा था। फिर 45 मिनट के बाद एक बंदा पूछता है, सर आप उसी चीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये अश्वत्थ नारायण रेड्डी हैं? मैंने कहा हाँ। कहते सर वो तो हमारे गुरु हैं, हम सब इसमें शामिल हो जाएंगे। तो जो लोकल लीडरशिप है वो बहुत ज़रूरी है। सोशल कैपिटल। और अश्वत्थ नारायण रेड्डी की क्या बात थी, आजकल के टीचर जैसे नहीं, उस जमाने के टीचर जो असली में स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते थे, जिन्होंने मेहनत से पढ़ाया, इसलिए वो रिस्पेक्ट है। तो हम अगर लोकल लीडरशिप को हम सामने खड़ा करें तो बन जाता है। तब तक हमें धैर्य रखना पड़ता है। ये नहीं कि मैं करूँगा या हमारी संस्था करेगी और हम उसको करके दिखाएंगे, नहीं, हम लोगों को खड़ा करेंगे। गांव के ऐसे प्रतिष्ठित सम्मानित लोगों को साथ में जोड़ना जिनके साथ छोटी और मंझोली जोत के किसान जुड़े तो सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ये एक लोकल भरोसा है, ये नहीं कि एक बाहर से कोई प्रोफेसर आया, कंपनी बना रही है या ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है तो पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसका एक पुराना उदाहरण भी है, त्रिभुवन दास पटेल। जब डॉक्टर कुरियन थे, मैं जब मिला था वहाँ पे, उन्होंने 50-60 साल से काम कर रहे थे। आई सेड सर यू स्पीक गुजराती? सेड नो। एक्चुअली सोशल मोबिलाइजेशन, गांव-गांव जैसे जाके गुजरात में लोगों को जोड़ने का काम त्रिभुवन दास पटेल ने किया। तो हमको ये जो आप कह रहे हैं ना एफपीओ बनाना, ये सरकार से नहीं होगा, एनजीओ से नहीं होगा, प्रोफेसर से भी नहीं होगा। हमें लोकल लोगों को, त्रिभुवन दास पटेल को, रमना रेड्डी को, अश्वत्थ नारायण रेड्डी को, ऐसे लोगों को पहचानना है और उनको सामने खड़ा करना है, उनको सपोर्ट करना है, पहली बात। पर जैसी सरकार इन्वॉल्व होती है तो उसमें राजनीतिक गोलबंदी के लक्ष्य आ जाते हैं ना। फिर सरकार ये काम कर ही नहीं सकती है। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, सरकार नहीं कर सकती है काम। जहाँ पे भी मैं तो अगर ऐसे मूड में हूँ, एक हमारे पुराण में कहानी है भस्मासुर, जो कुछ वो हाथ लगाता वो भस्म हो जाता था। तो सरकार कभी कभी उसके ऐसे ही लक्षण है भस्मासुर जैसे, जहाँ पे भी वो हाथ लगाते हैं वो भस्म हो जाता है। उनको लोगों को चलाने के लिए छूट देना चाहिए। ये हो रहा है अभी, जैसे एमएसपी है। तो एमएसपी जो है
अच्छा है बुरा है वो सब मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, मगर अगर है तो ठीक से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो सरकारी बाबू हमारे जिला में ठीक से नहीं करते हैं, तो वहाँ के किसी कलेक्टर वलेक्टर आके हमारे पास कहते हैं कि यार तुम्हारा इतना अच्छा संगठन है, तुम इस जिला के इस इलाके में एमएसपी का प्रोक्योरमेंट तुम अपने संगठन के थ्रू करो। तो हमने सरकारी उससे 10 गुना ज़्यादा किया, क्योंकि हमारे जो किसान है रात के 12-12 बजे तक वहाँ खड़े रहेंगे कि यार मेरा भाई आया है बैलगाड़ी से 30 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर से, और उसको मैं थोड़ी बोलूँगा कि भाई 4 बज गए आप कल आओ, कहाँ जाएगा। तो जो भी वहाँ खड़ा है 4-4:30 बजे तक, उसका रातों रात हम बैठ के उसके रसीद काट के उसका नाप तोल देके उसको भेजेंगे, कंप्यूटर में उसका एंट्री होगा। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कनेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ये जो चीज है कि ये मेरा किसान भाई है, कि जो बैठा है इधर वो भी किसान है। वो भी किसान है। हाँ हाँ, अभी खग मैं की भाषा जानता है। कल मैं अनंतपुर गया तो हमारे संगठन में मैंने देखा कि एक किसान 20 किलोमीटर दूर से आया था। मैंने कहा क्यों आया भाई, यहाँ दिखा रहा था, कहता सर ये बीज बहुत अच्छा है, जो मूंगफली का बीज है। मैं मूंगफली, तो मैंने कहा बहुत सारे दुकान हैं, बहुत सारे कंपनियां हैं, यहाँ से क्यों लेते हो। कर सकते यहाँ पे मिलावट नहीं होती है, इस संगठन में जो बीज है अगर मैं 100 ले लूँ 100% सही होता है, वहाँ पे वो मिलावट होती है। तो इसीलिए मैं इधर आया। तो ये भरोसा का है। तो मैं कहता हूँ ट्रस्ट और भरोसा जो है, सब लोग मिलके काम करें तो एक किसान भाई दूसरे किसान भाई के पीठ में छुरी नहीं मारता है। तो ये तो हो गया, संगठन बन गया। अब इसका अगला चरण क्या है, क्योंकि अभी भी बहुत पूंजी चाहिए उसके विपणन के लिए। कि मैं मूंगफली, मान लीजिए हम 100 किसान हैं, ठीक है, मेरे गांव में, और हम सब, जैसे हमारे यहाँ मटर बहुत होती है, हम मटर खूब उगाते हैं, है ना, बुंदेलखंड के जिस एरिया में आता हूँ। अब वो संगठन बन गया। हाँ खाने का दिल कर रहा है। हाँ, है ना, बहुत मीठी बढ़िया मटर होती है। आप इस बार सर्दियों में जरूर आइएगा। जरूर है। तो अब हम एक अगला स्टेप क्या करें। तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि 15 फरवरी इस साल उन्होंने एक नए मिल का उद्घाटन किया। मैंने कुछ नहीं किया था, मगर वो कह रहे थे तो मैं चला गया अनंतपुर में। मतलब अभी 3-4 मिल बने हुए हैं, तो उसके उनके 36 लाख रुपए लगे बनाने में। एक पैसा किसी, ना सरकार ने दिया, ना एनजीओ ने दिया, ना किसी दान पुण्य किसी ने नहीं किया। तो मैंने हिसाब लगाया, कहता है कि हमारे यहाँ पे 20,000 बैग या बस्ते मूंगफली का आता है, तो उसका तुम 36 का 40 कर लो, तो 40 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, 200 रुपये। तो एक बैग का लाइफ टाइम में 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट हर एक किसान को करना है। मेरे पास 10 बैग हैं मूंगफली के, तो मैं 10 × 200 2,000 रुपये दे दूंगा। तो उन्होंने वैसे पैसे इकट्ठा किया, क्योंकि हमारे 2-3 मिल और थे, तो उनको पता है कि कौन सी मशीन लगानी है, क्या करना है, सब बुला। उस मिल में क्या होता है? मिल में जो उस इलाके के जो आजू बाजू के गांव हैं, वहाँ का मूंगफली आता है, उसको क्लीन करते हैं और मूंगफली का जो छिलका है उसको हटाते हैं, उसका जो दाना होता है उसको थोड़ा उसमें जल्लड़ वगैरह में डाल के फिर उसको बेचते हैं। रिलायंस को, बिग बास्केट को, बड़ी बड़ी कंपनियां उसको बेचते हैं। और कुछ जो सीड के लिए लायक है फिर से बोने के लिए, उसको और भी उचित दाम पे लोकल किसानों को बेचते हैं, तो पैसा कमाते हैं धंधा करके। सामान्य दिनों में ये किसान जाते और अड़तिया को बेचते। हाँ, वो किसी बड़े अड़तिया को बेचता, फिर वो बेचते उनको, बिल्कुल, या वो किसी प्रोसेसिंग यूनिट को बेचते। अभी ये डायरेक्टली बड़े बड़े कंपनियों को बेच रहे हैं उसका। अब मूंगफली का तेल निकाल रहे हैं, पीनट बटर बना रहे हैं, तो इस टाइप की चीजें। पर इसमें तो प्रोफेसर, किसानों किसानों के संगठन के अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी चाहिए ना। तो वही हमारा काम है कि ये जो मार्केटिंग का काम है वो थोड़ा बहुत हम पहले सेटअप करते हैं। अब देखिए, इसका मैं उदाहरण बनाता हूँ कि एक जंगल है, अब जंगल को पार कैसे करें। तो हमारा काम है कि हम वहाँ पे एक सड़क बना दें। सड़क बनाने का काम हमारा है, एनजीओ का। एक बार सड़क बन जाए तो उसके ऊपर इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, सड़क का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग जो है वो किसान भाई खुद कर लेते हैं। ये हमारा अनुभव है। पहले उसको प्रोफेशनली उनको गाइड करके एस्टेब्लिश भी करना होता है कुछ। शुरू में हमको पता करना पड़ता है कहाँ से मशीन आएगी, कौन सा अच्छा मशीन होता है, किसकी क्वालिटी अच्छी होगी, या इत्यादि। मगर अब तो 3-4 मिल हैं, तो बस वो फिर उसी को कॉपी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको, उनकी मानसिकता जो है खेती तक है। उनकी मानसिकता को हम तेलुगु में बोलते हैं व्यवसायम निच्ची व्यापारम। तो व्यवसाय हिंदी में अलग है, हमारी भाषा में व्यवसाय मतलब खेती। अच्छा। और खेती से व्यापार। हाँ। तो व्यापार का मतलब कि मार्केट क्या है, कंज्यूमर क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, क्या क्वालिटी है, उस के बारे में एक बार वो सोचना शुरू कर दें तो समझ लेते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है।
तो हमारे गांव में क्या है ना कि मैंने देखा है कि एक मेंटेलिटी है कि क्योंकि सामने वाला मुझे दगा देता है, मैं भी उसको दगा दूंगा। क्योंकि वो नाप तोल में दगा देता है तो मैं इसमें पानी डालूंगा, पत्थर मिला दूंगा मैं किसान। क्योंकि वो मेरे को चीट कर रहा है तो मैं उसको चीटिंग करूंगा। तो उससे हटा के नहीं भाई, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम बेंगलोर में बड़े बड़े शहरों में जो हमने वादा किया उसी टाइप का हम क्वालिटी बेचेंगे तो आपको 5 रुपये ज़्यादा मिलेंगे और आपको रिपीटेड ऑर्डर मिलेगा। ये नहीं कि एक बार आपने उसको दगा दिया फिर से नहीं आएगा तुम्हारे पास। तो ये बात उनको समझ में आ गई है कि ईमानदारी से धंधा करो तो आपको 2 रुपये ज़्यादा मिलेगा और साथ साथ आपको रिपीट ऑर्डर मिलेगा। सालों साल आपके साथ जो भी बायर्स हैं आपके साथ काम करेंगे। तो ये बात समझाना, ये सब हमारा काम है। क्योंकि मानसिकता एक होती है ना गाँव में। That is why it's a social entrepreneurship. That is why it is a social entrepreneurship. Yes. जिसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी को उनके बीच सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और उनके सामने जो रणनीतिक दिक्कतें आ रही हैं उनका आपने ये जो अनंतपुर मॉडल बिल्ड किया, ये सब फार्म वेदा के लिए किया? नहीं, फार्म वेदा हमने 2016 में बनाया था। ये जो हमने संगठन बनाए थे 2004 से शुरू किया था। तो जब आपने ये एक सस्टेनेबल मॉडल जिसमें रेप्लिकेट हो सकती हैं चीजें, अभी हम 4 जिलों में काम कर रहे हैं। 4 जिलों, सरकार, किसी सरकार ने आपसे संपर्क किया देश में किसी किया? अब लोकल लेवल पे भी किया, नेशनल लेवल पे भी किया। तो लोकल लेवल में जैसे मैं बोला हूँ ना कि उनका एक जो सब्सिडी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत धांधलेबाजी होती है, वही मिलावट वगैरह। तो कुछ वहाँ के बड़े ऑफिसर जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, कलेक्टर, डीएम वगैरह, वो आके कहते हैं यार तुम संगठन के थ्रू कर दो, किसानों को अच्छा बीज मिल जाएगा। तो वो करते हैं। फिर एमएसपी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अभी पिछले साल सरकार ने हमको वो दिया था कि आपके पास इतना बड़ा मिल है, एक बड़ा सा भी है, 2 छोटे हैं, ये जो मूंगफली के छिलके निकाल के हमको दो, हम इसको सीड के पर्पस के लिए वहाँ से देंगे। 70 लाख उनको दिए प्रोसेसिंग, क्योंकि बड़े पैमाने पे होता है। तो सरकार ये काम करती है। मगर महाराष्ट्र में भी उन्होंने कुछ सपोर्ट किया है, बट महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी सरकार में हमें अभी तक पता नहीं चला है। ये पार्टी वो पार्टी, इधर से उधर। जब वहाँ पे चेंज होता है तो यहाँ पे मिनिस्टर बदलता है, यहाँ पे मिनिस्टर बदलता है तो वो फंड्स नहीं रिलीज़ करते हैं, तो वो बीच में अटक गया। इसीलिए मैं सरकार से बहुत घबराता हूँ। हम सरकार के पैसे को नहीं लेना चाहते हैं। या तो भाई ये है काम, ये काम बताइए हम करेंगे, उसके किसानों को इतना पैसा दे दीजिए, वो ठीक है। सरकारें जैसे आए आप लोगों के पास, आपके संगठन को तजुर्बा है और आपने एक वायबल मॉडल क्रिएट किया है, अलग अलग क्लस्टर्स के लिए पॉलिसी मेकिंग में वो आपकी मदद मांगते हैं। अभी जो तेलंगाना का ये है स्टेट लेवल सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी, तो उनके साथ अभी ऑलरेडी 2 मीटिंग हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम हमारी मदद करिए, हम कहेंगे जरूर करेंगे। मतलब डिपेंड ऑन दैट ऑफिसर। वहाँ पे जो ऑफिसर हैं उनको थोड़ी तलब लगी यार कुछ अच्छा काम करता हूँ, तो उन्होंने भी थोड़ा इधर उधर देखा होगा, कहते हैं कि भाई ये लोग कर रहे हैं तो इनसे करवाते हैं। वी आर विलिंग टू वर्क लाइक दैट। अच्छा, ये बताइए, आप स्टैटिस्टिक्स के मास्टर हैं, ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं। पिछले दिनों फार्म लॉज आए थे, उसको लेकर बड़ी डिबेट हुई पक्ष और विपक्ष में। आपका उस पर क्या कहना है? और एक और जो लार्जर क्वेश्चन है कि भारत का जो कृषि संकट है, हमें मुहावरे की तरह याद हो गया है कि साहब जोत छोटी, किसान गरीब, आय दुगनी तिगनी नहीं हो रही, बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं हर पक्ष के द्वारा। उसको दूर करने के लिए क्या शुरुआती प्रस्थान बिंदु होने चाहिए? मैं बताऊं, मैं फार्म बिल्स की आलोचना नहीं करूंगा, वो बाद में बात करेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अभी जो गेहूं है उसका हम फाइट करके एमएसपी में 18 से 22, 22 से 23, 23 से 24 रुपया, मगर आटा जो है 35 रुपये से कम कहीं नहीं मिलता है। और गेहूं को आटा बनाने में 1 रुपया भी नहीं लगता है। मगर अकेला किसान आटा का नहीं बेच सकता है, तो संगठन बनाओ, सूजी बनाओ, मैदा बनाओ, आटा बनाओ, बिस्कुट बनाओ, बहुत आसान है। और संगठन बेचो, तो सरकार का जो एमएसपी है भाड़ में जाए। सारा मुनाफा जो अभी उद्योगपतियों को जा रहा है, बिजनेसेस को जा रहा है, वो किसानों के हाथ में आएगा। मार्केट का प्राइस कम हुआ, ज़्यादा हुआ, सूजी और आटा का दाम ऊपर नीचे नहीं होता है, इत्यादि हर एक चीज़ में ये कर सकते हैं। इसमें तो सीधे दिख रहा है 24-35 है नहीं। आईटीसी वाले उसको फोर्टिफाइड प्रोटीन, फोर्टिफाइड, उसमें थोड़ा चना दाल मिक्स कर देते हैं या सोया फ्लावर, या उसमें कुछ आयरन का कुछ विटामिन डाल देते हैं और उसको 60 रुपए में बेचते हैं, मल्टीग्रेन बोल के। उसको 35 से 60 बनाने में उसका 3 से ज़्यादा, 4 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं होता। ये सब किसान संगठन आराम से कर सकता है। हम कर ही रहे हैं इस टाइप का काम। यहाँ पे गेहूँ नहीं होता है, बस मूंगफली के साथ कर ही रहे हैं, पीनट बटर बना रहे हैं। तो ये तो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। एमएसपी, मतलब ऐसे हाथ निकाल के अब हम
आम को तोड़ सकते हैं, ऐसा है। फिर उनकी सरकारों पे खरीद की निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कोई हमारे देश में, उत्तर भारत में गेहूं कोई नहीं खाता है। सब लोग आटा, मैदा, सूजी इत्यादि ही खाते हैं, गेहूं को कोई नहीं खाता। तो बनाओ ना, तुम किसान संगठन बना के बेचो। कोई दुकान में जाके गेहूं खरीदता है? आटा खरीदते हैं, मैदा खरीदते हैं, सूजी खरीदते हैं, बिस्कुट खरीदते हैं, आजकल पास्ता खरीदते हैं। पास्ता बहुत चल रहा है, पिज्जा खरीद, होल व्हीट पास्ता, होल व्हीट पास्ता 250 रुपए, और उसमें कुछ भी नहीं है। आजकल तो ऐसे मशीन है, आप घर में भी पास्ता बना सकते हो। तो संगठन को ये सब बनाना चाहिए। आप 20-25 रुपए का और 250 रुपए का पास्ता, उसमें मार्केटिंग ब्रांडिंग का कुछ कॉस्ट होगा, बट मुनाफा तो मुनाफा है इसमें। और सरकार जो भी कानून बनाए भाड़ में जाए, मैं तो कहता हूँ। दूसरे देशों में ऐसे ही होता है। जैसे अमेरिका में CHS है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्री कोऑपरेटिव। अब CHS अमेरिका आप गूगल करिए, $40 बिलियन। उसका हिसाब कितने मतलब अरब करोड़ों में है। सब किसान संगठन के थ्रू हो रहा है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं यार, हो सकता ही है, कोई बड़ी बात नहीं। आजकल हम कहते हैं इंडिया इज द मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। IT बैंगलोर, ये सब लोग ऐप बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए, मार्केटिंग करिए। हम जैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग बड़े खुशी से इसमें योगदान देंगे। बहुत सारे लोग हैं, आप भी देंगे, कई सारे लोग हैं। एनीबॉडी विल हेल्प। जब किसान मिलके काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो विल ऑल हेल्प। हो सकता है, होगा भी एक दिन, कभी ना। अगर कोई वीडियो ये देख रहा हो और वो आपसे या और प्रोफेसर से कुछ कंसल्ट करना चाहे, कोई किसानों का समूह संगठन, सो हाउ कैन दे रीच आउट? बिल्कुल, आप मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा नाम त्रिलोचन शास्त्री, आप गूगल करिए, मेरे आपके पास 1 मिलियन हिट्स मिलेंगे। अभी अगले हफ्ते मध्य प्रदेश से एक संस्था है, वो भी कुछ 20-30 हज़ार किसानों के साथ काम कर रहे हैं। वो हमारे फील्ड विजिट पे आ रहे हैं, क्योंकि वो बाकी काम अच्छा कर रहे हैं, मगर ये संगठन का काम, धंधे का काम, FPO का काम, मार्केट में खड़े होकर पैसे कमाने का, मुनाफे कमाने का काम वो सीखना चाहते हैं। तो हम तो विल बी वेरी हैप्पी, हम खुशी खुशी सबको मदद करेंगे। सरकार के लेवल पे किस तरह के पॉलिसी रिफॉर्म्स हो सकते हैं जिससे ये FPOs और बढ़ें, प्रॉस्पर हों? टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं, वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं? सर, सरकार के बहुत सारे स्कीम्स हैं, हमने 20 साल से देखे हैं। ये सरकार आती है, वो कहती है कि वो पुराने स्कीम गलत हैं, हम ये वाले बनाएंगे। फिर दूसरी सरकार आती है, ये गलत है। उसको नेगोशिएट करने में आपको कंसल्टेंट चाहिए होता है। आपको पेजों आपके उसकी ये एलिजिबिलिटी होती है, ये होती है, वो होती है। फिर पैसे वहाँ से निकलवाने में बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं एक उदाहरण दूँ, गवर्नमेंट की स्कीम। आप बहुत खींचे हुए लग रहे हैं सरकार से। यार 20 साल से काम कर रहा हूँ, हर एक जगह पर अड़ंगी होता है। ऑफिसर्स कुछ अच्छे हैं, ईमानदार लोग भी हैं, कुछ स्कीम्स भी ठीक हैं, मगर जब वो रबर हिट्स द रोड बोलते हैं ना, जब उसको लागू करना होता है बहुत दिक्कतें आती हैं। अभी उनका एक ट्राइबल एरिया में स्कीम था, बैक एंड सब्सिडी, कि आप 60 लाख रुपए का मिल दीजिए, हम आपको 20 लाख रुपए देंगे वापस, मगर बैक एंड सब्सिडी। आजकल तो मैं बैक एंड सब्सिडी को मैं छूता ही नहीं। क्या होता है थोड़ा? हाँ, बैक एंड। वो कह रहे हैं कि अलग अलग स्कीम्स हैं कि आप फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगा दीजिए, उसमें अगर आपके मतलब 12 लाख लोग हैं तो 4 लाख सरकार आपको देगी, मगर पहले आप 12 लाख खर्च करके उसको खड़ा करिए, फिर ये सब कागजी कार्रवाई करिए, उसके बाद आपको 4 लाख मिलेगा वापस। 4 लाख का 4 लाख ही मिल जाता है या नहीं? 4 लाख का 3 लाख मिला, 3 साल लगे। मैंने कितने लोगों को हाथ पैर जोड़े, कई लोगों को साष्टांग प्रणाम किया। गलती से एक IAS ऑफिसर मिल गया जो उस डिपार्टमेंट का नहीं था, उसने कहा नहीं यार मैं करवा के ही दिखाऊंगा। उसने फिर उसको 3 साल के बाद हमको पैसा मिला। उसका अगर हम ब्याज जोड़ेंगे तो हमारे 1-2 लाख रुपए उस ब्याज में निकल गए, वो 4 लाख के। तो उसके बाद अभी जब चित्तौड़ में गवर्नमेंट का स्कीम था ये बैक एंड सब्सिडी, किसान आए कहते हैं कि सर आपने संगठन के थ्रू आप इतना पैसे दे दो, हम मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे, 1 करोड़ का है। सर फिर तो नहीं होगा। मैंने कहा तुम जाओ सरकार के पास, उनसे बोलो अगर हमारे पास 1 करोड़ होता तो तुम्हारे पास क्यों आते। तो फिर वो जिस कंपनी के थ्रू वो मशीन वगैरह लगने थे, वो कंपनी वाले आए, कहते हैं कि चलो हम लगा देते हैं, फिर बाद में सरकार से पैसा लग गया। तो सरकार की जो स्कीम्स हैं वेरी बैडली थॉट। ये बताइए, वहाँ के जो टॉप ऑफिसर होते हैं, ब्रिलियंट IAS के होते हैं, 6 महीने 1 साल में उनका ट्रांसफर हो जाता है।
जब तक उनको बात समझ में आती है वो दूसरे कोई और आता है, फिर वो अपने नए स्कीम चालू करता है, और ये जो नीचे के जो लोग होते हैं उनको कोई पड़ी नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल है सर। एक हम लोग बड़ा बस सुनते हैं आजकल, एग्रो स्टार्टअप्स, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस फील्ड में? अभी देखना पड़ेगा सर, अभी अभी चालू है, देखना पड़ेगा कैसा होता है। कुछ अच्छे भी हैं, जो मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत है। अब जैसे हमने एक कंपनी के साथ हेल्प लिया है, अब ये जो जैविक खाद, एक सेकंड, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, तो उसके बहुत बड़ी चर्चा होती है, मगर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इससे किसान को क्या फ़ायदा होगा, उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। खर्चा कम होना चाहिए, उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, और मेहनत जो पहले मैं मेहनत करूँ उतना ही मेहनत होना चाहिए। ये मत बोलो कि सुबह 4 बजे उठूँ, गौमूत्र पीऊँ, ये करूँ, जीवामृत डालूँ, इसको ऐसा करूँ वैसा करूँ। कोई किसान, सारे किसान जो हैं वो रात के 10 बजे तक IPL देखते हैं, 1-2 ड्रिंक पी के सो जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के वो गौ का मूत्र नहीं निकालने वाला है। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, ब्लंटली तो सही है, सभी लोग कर रहे हैं, सबके घरों में टीवी है, सब लोग अपना मैच वैच देखते हैं, सोते हैं, सीरियल देखते हैं। तो हमने कहा कि इसको साइंटिफिकली करेंगे। जो जैविक खाद है, जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट वगैरह बोलते हैं, तो उसको साइंटिफिकली अगर आप टेस्ट करें, उसमें NPK होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम, सब लोग किसान जानते हैं NPK। उसमें ओनली 2-3% होता है जो जैविक खाद होता है, उसमें 100 गुण और हो, मगर ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेटेड और फैट होता है जो हम खाते हैं, वैसे उनके लिए NPK चाहिए। तो जैविक खाद में कम होता है, तो जब डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा उत्पादन कम होता है। इधर उधर की कहानियाँ होती हैं कि इधर उधर अच्छा हो गया, उधर हो गया, 4 साल के बाद हो जाता है, मगर किसान को जन्नत 4 साल के बाद नहीं चाहिए, उसको इसी साल, इसी फसल में उसको जन्नत दिखनी चाहिए। तो हमने कहा इसका क्या करें, फिर हमको अभी इंडिया में 6-7 कंपनियां हैं, वो क्या करते हैं कि उस कंपोस्ट में एक जैविक एक एंजाइम होता है साइंटिफिकली, उसको और पोटैश को मिलाते हैं। अब जैसे मैं बताऊं, हम इडली घर में बनाते हैं साउथ में, तो उड़द दाल को पीस के ओवरनाइट रख देते हैं, तो वो फर्मेंट होता है, यीस्ट फर्मेंट, उसी टाइप का कुछ है। तो वो जो पाउडर भेजता है, उसके साथ हम पोटैश को मिला के पानी में घोल के उसको हम 3-4 दिन रखते हैं, फिर उसको इसमें डालते हैं कंपोस्ट में। तो उसका 10-15% NPK होता है। तो हमने पहले 2 साल ट्रायल किया कंपनी से मंगा के, अपने अपनी फैक्ट्री लगा दी। उसका फ़ायदा क्या है, जो 3 जैसे कह रहा था, खर्चा जो है अभी पोटैश या यूरिया का जो है 1400 से 1500 रुपये तक का एक बैग है, वही बैग आप इधर से खरीदेंगे तो 720 रुपये का है, और उत्पादन जो है 10% बढ़ जाता है, और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। तो अभी हम उसको बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। खाद सस्ती हो गई और उपज बढ़ गई। तो ये जो पॉलिसी में क्या है ना, हम एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल वायबिलिटी की दृष्टि से हम पॉलिसीज को बनाते हैं, हमको किसान की दृष्टि से बनाना चाहिए, नॉट वोट की दृष्टि। किसान को फ्री में नहीं देना है, किसान को स्वावलंबित करना है। वी हैव टू मेक हिम सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ डिग्निफाइड। बट उस दृष्टि से जैसे ये वाला है, अब वो संगठन के द्वारा वो बना रहे हैं ऑर्गेनिक, उसमें उनको पिछले साल 11 लाख रुपया का मुनाफा है, वो किसानों का ही है, हमारा उसमें। अच्छा, किसानों ने मिलके वो खाद की फैक्ट्री पर लगा दी, उनको पूरा टेक्नोलॉजी वगैरह दिया, हेल्प किया, बट अब वो खुद चलाते हैं। तो ये ऐसे जो एग्रो स्टार्टअप्स हैं इस टाइप के होनी चाहिए। अभी उन्होंने एक वो लगा दिया है, सॉर्टेक्स मशीन। अभी लेबर की प्रॉब्लम देश भर में हो रही है, तो वो कुछ 100 महिलाएं बैठ के उसका जो है ना, मूंगफली का काला दाना, सफ़ेद दाना, ये करती रहती थी, लेबर नहीं मिल रही, अभी वो मशीन से करवा रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें कुछ तो करनी पड़ेंगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो यूज़ करना ही है। और इस सब में एक चीज आती है जो कि हम बार बार, ये जो लगभग फार्म टू फोक वाला जो कंसेप्ट है, क्वालिटी कंट्रोल और वो सब चीजें, क्योंकि किसान को उपज चाहिए तो कहा जाता है कि साहब वो फर्टिलाइजर बहुत यूज करता है, उसकी वो बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि उसको 4 साल बाद की जन्नत नहीं चाहिए, उसको इंस्टेंट वो चाहिए। बिल्कुल, गरीब आदमी है, वो कहाँ तक 4 साल तक तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? तो उसके लिए जैसे हमने जो हमारा जो पॉलिसी है कि जो भी धंधा FPO से होगा वो पहले साल से प्रॉफिटेबल होगा। तो मैं उसको एक पुराना, मतलब कोई बुरा ना माने, इसको हम अपने जो पुराने जो हमारे बनिया
थे, उस दृष्टि से हम करते हैं कि जब तक इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है हम नहीं करेंगे, खर्चा कम रखेंगे, वो मुनाफा कमाएंगे। जैसे धंधा बड़ा होगा फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने पहले दलाल को हटाया और मार्केट में बेचा, उसमें पैसे बचे, मिल लगाया, उसके बाद उसमें मुनाफा आया। उस मुनाफे से हमने मूंगफली का तेल, पीनट बटर इत्यादि, ये पीनट स्नैक्स, चिक्की विक्की, ये सब बनाना शुरू किया। तो धीरे धीरे एक आप हनुमान की तरह आप रामेश्वरम से लंका तक छलांग मारना थोड़ा मुश्किल होता है। एक ही हनुमान थे, सब लोग तो हनुमान नहीं होते। Professor, have you thought of documenting these experiences? We have documented it, but अच्छी तरीके से करना है। आप थोड़ा मदद कर दीजिए, we'll be happy to help। आप जैसे बताएं, हम तो ललन टॉप तो चाहते ही है कि इस देश के जो भी निर्बल वर्ग हैं उन तक ज्ञान पहुंचे, वो आपस में कोलैबोरेट करें। बिल्कुल। तो आप बताइए जैसे भी हम इसमें मदद कर सकते हो, ताकि और जगहों के किसान भी। नहीं, अब मैं किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ अपने फील्ड में भी। थोड़े हम है ना ऐसा कर सकते हैं कि पहले तो कोई ऐसा कोर्स डिजाइन हो सकता है, कोर्स हो सकता हिंदुस्तानी भाषाओं में हो सकता है, एक 7 घंटे का 10 घंटे का कोर्स मटेरियल हो सकता है, 18-20 चैप्टर हो उसके। वो कर सकते हैं, है ना, कि वो पहला उन्होंने देखा कि भाई सबसे पहले तुम्हें ये करना है, आसपास ऐसे लोग खोजो, एक ये हमने करो, फिर स्टेप 2, ये स्टेप 18 घंटे का नहीं है, आधे पौन घंटे का हमने हमारे 10 वीडियो बनाए हैं। वो पहले मैंने इंग्लिश में बोला था, यहीं पे IIM में किया था, फिर उसका हिंदी तेलुगु इत्यादि में इसका अनुवाद हुआ है। हाँ। मगर उसको और विस्तार से बताना है तो कर सकते हैं, ऐसी की बात नहीं। और उसका फिर ऐसे मल्टीमीडिया प्रोडक्शन होगी जिसमें हम दिखा सकें कि देखिए ये किसान भी है, क्योंकि उनको लोगों को दिखना भी चाहिए, थ्योरी नहीं चाहिए उनको कि ये तो है, इन्होंने किया, ये ऐसा किया। मतलब टीचर तो मेन टीचर मैं रहूँगा, फिर हमारे कुछ किसान भाई और हमारे जो साथी हैं उनको भी बुला लेंगे बीच में, वो भी आके कुछ बोलेंगे। और जाके उनकी फैक्ट्रीज भी देख लें जो उन्होंने लगाई। बिल्कुल, देखिए अभी मैं खुद जाके 10-15, अभी कई लोग कहते हैं ना इससे लोगों का, और जो समाज सेवा के लिए मतलब दान पुण्य करना चाहता है वो गरीब आदमी के बारे में, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 ऐसे झोंपड़े में जाऊँ जहाँ पे दलित हैं, जो हमारे यहाँ पे सदस्य हैं, उनसे खुद बात करूँगा, एक ढांचा बनाऊँगा कि भाई देखो भाई, तुम पहले यहाँ थे, अब तुम सदस्य बने, क्यों बने। फिर धीरे धीरे जैसे आप हम बात करें, उनसे बात करके फिर एक समझ लें कि भाई इससे इसका इतना फ़ायदा हुआ। फिर मैंने कहा ये है ना बात, अब तू वीडियो में बता, मेरा नाम पुल्लैया है, मैं वेंकटगिरी पालम में रहता हूँ, मैं हरिजन हूँ। हम वहाँ पे यहाँ पे हरिजन बोलते हैं, दलित नहीं बोलते। मेरे पास 1.5 एकड़ है, पहले मेरी ये हालत थी, अब संगठन में जुड़ने के बाद मेरी ये हालत बनी। ऐसे 10 स्टोरी गरीब लोगों के, कुछ मध्यम वर्ग के, कुछ ऊंची जाति के, कुछ महिलाओं के भी हैं, वो सब भी बनाएंगे। एक क्या, जब भी हम लोग ऐसे पेजेंट कम्युनिटी की बात करते हैं, एक कास्ट स्ट्रगल भी दिखता है कई जगहों पे, जो कि ज़मीन की जरूरत ऐसी है, कई जगह कुछ डोमिनेंट पेजेंट कास्ट होते हैं, फिर दलित कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास उतनी वो नहीं है। जब आप ये संगठन बनाते हो तो उस तरह का टसल आता है, क्या डोमिनेंस का टसल, जो कि हमें रूरल स्ट्रक्चर में दिखता ही है, पंचायत के इलेक्शन होते हैं तब भी दिखता है, एक हेजेमनी, एक प्रभुता स्थापित करने की कोशिश। तो संगठन में उस फैक्टर को कैसे नेगेट करते हैं? होता है, मगर उसमें क्या है ना कि मैं बताऊं, जो मेरे को समझ में आया कि जो सो कॉल्ड दबंग लोग हैं जी, उसने कोई कसम नहीं खा रखी है कि मैं सुबह उठ के गरीबों के ऊपर अत्याचार करूंगा। वो ये चाहता है कि भाई मुझे इज्जत मिले और कुछ नहीं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लॉइटिंग द पुअर, ही जस्ट वांट्स रिस्पेक्ट, और वो उसको मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लीडर बना है। अब जो गरीब आदमी है वो चाहता है कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी ऊंची हो, और जब मैं संगठन में सदस्य बनता हूँ और मेरे उसके बाद 50 बैग मूंगफली है, मेरे पास 10 ही हैं, 5 ही हैं, मैं देता हूँ तो ले लेते हैं, और मेरे को पैसा भी ठीक से मिल रहा है। तो मैं जब चित्तौड़ गया तो वहाँ पे ज़्यादातर सो कॉल्ड दबंग कास्ट के लोग हैं, रेड्डीज एंड नायडूस, मगर और भी हैं छोटे वर्ग के। तो मैं वहाँ घूम रहा, वहाँ पे उनका एक मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट है। तो एक आदमी मेरे पास आया, सबके सामने आके बोला, सर నేను हरिजन सर, मतलब मैं हरिजन हूँ, वहाँ पे हरिजन बोलते हैं, నేను కూడా सभ्युడు, मैं भी इधर एक सदस्य हूँ। बड़े गर्व से बोल रहा था और सबके सामने बोल रहा था। किसी को ऐसा नहीं है कि भाई ये सदस्य नहीं बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इतनी मानसिकता हमारे गांव में खराब नहीं है।
हाँ, अगर वो आंख उठा के कुछ बोलेगा तो फिर अगर मेरे जो मैं दबंग आदमी हूँ, अगर मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पाएगा तो मैं जरूर कुछ करूँगा, नहीं तो वो खुशी खुशी रहने दे। दैट इज द साइकोलॉजी। इट्स ओके। हाँ, क्योंकि ये एक बड़ी प्रैक्टिकल हर्डल है। हाँ। अब इसमें क्या है कि सोशल रेवोल्यूशन नहीं हम कर रहे हैं, हम आर्थिक रेवोल्यूशन कर रहे हैं, जिसके जरिए सोशल बैरियर थोड़े से कमजोर हो रहे हैं, थोड़ा मिक्सिंग ज्यादा तो हो। कुरियन साहब ये कहते थे कि छुआछूत है, मगर जब दूध होता है, दूध की मंडली होती है गांव में, तो वहाँ पे एक बड़ा सही होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो आके दूध उसमें डालता है, सबका दूध उसी में जाता है, वही दूध हम सब पी रहे हैं। दैट्स इट। तो उससे भी एक सोशल रेवोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से जो मोबिलिटी आती है, उससे ये स्ट्रक्चर टूटता है। तो आप ये अब डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को और लोगों को बहुत पता हमारा चले। सौभाग्य होगा अगर आप मिलके काम करेंगे तो हम जरूर। बिल्कुल करेंगे। मास्टर क्लास में आज के लिए इतना ही। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। हम रोज़मर्रा के पॉलिटिकल डिस्कशन से इतर चाहते हैं कि इस देश में धीमे धीमे कहीं भी जो बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको पता चले, क्योंकि यू नेवर नो कि कैमरे के उस पार की दुनिया में कौन इससे प्रभावित हो, प्रेरित हो और एक नए सफ़र पे निकल सके, कईयों को साथ लेकर। मुक्ति अकेले की नहीं है। लल्लन टॉप में संवाद का सिलसिला चलता रहेगा। शुक्रिया।